हरि ओम छात्राः। बच्चों, आज हम इतरेतर द्वंद्व समास सीखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि द्वंद्व समास के तीन प्रकार होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एकशेष द्वंद्व। उनमें से आज हम सीख रहे हैं इतरेतर द्वंद्व समास। तो चलो मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर लेकर जाता हूं और वहां पर समझाता हूं। पावर पॉइंट के साथ हम चलेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व, हालांकि ये द्वंद्व समासों में से ही एक है। वैसे द्वंद्व समास के कौन कितने मैंने प्रकार बताए थे? इतरेतर, एकशेष और समाहार। इनमें से इतरेतर ये पहला प्रकार है। जब आप लोग इतरेतर द्वंद्व समास सीख लेंगे तब आप लोगों को बाकी समास भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम इतरेतर द्वंद्व को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक। अब इसके अंदर होता क्या है, कहां पर होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी वाक्य में कोई दो या दो से ज्यादा शब्द सिर्फ एक ही विभक्ति में हो, समान विभक्ति में हो, और उसमें अगर च च ये बहुत बार हमें अव्यय भी देखने को मिलता है, तब जाकर यहाँ हम इतरेतर द्वंद्व समास कर सकते हैं। माफ करना बच्चों, बीच में कृष्णा दादा आए थे, उनसे मैं बात कर रहा था। खैर, तो इतरेतर द्वंद्व समास पहले समझ लीजिए होता कहां पर है। तो किसी एक वाक्य में अगर कोई आ, कुछ शब्द सिर्फ समान विभक्ति में रहे, जैसे कि बालकः रोटिकां फलं मरीचिकां च खादति। अब यहाँ पर इस वाक्य को देखिए। इस वाक्य में बालकः करता है और खादति एक क्रियापद है। अब इनमें से रोटिका फलम मरीचिकाम से इसको अगर हमने निकाल दिया तो क्या बनता है? मतलब बालकः खादति। अब बालक क्या खाता है या फिर क्या क्या खाता है? किम किम खादति। तो रोटिकाम फलम मरीचिकाम च। तो बालक रोटिका खाता है, फल खाता है और मरीचिका यानी मिर्ची खाता है। ऐसे ऐसे एक एक वाक्य है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर देखा तो रोटिका, फल और मरीचिका, ये तीनों भी शब्द एक ही विभक्ति में, समान विभक्ति में है। और विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। ये तीनों के तीनों भी शब्द द्वितीय विभक्ति में है। तो यहाँ पर हम इतरेतर द्वंद्व समास कर सकते हैं। और इतरेतर द्वंद्व समास के नियम से वाक्य कुछ ऐसा बनेगा: बालकः रोटिका फल मरीचिका खादति। अब एक कैसे बनता है, क्यों बना, किस तरीके से बना, ये हम आगे समास की प्रक्रिया में देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ बनेगा आगे आगे चलकर। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को उदाहरण दूं तो कर्णः च अर्जुनः च युद्धम कुरुतः, ये एक वाक्य है। अब इस वाक्य में कर्ण और अर्जुन ये दोनों भी शब्द समान विभक्ति में है। कौन सी विभक्ति में है? प्रथमा। प्रथमा, करेक्ट। ये प्रथमा विभक्ति में है। तो यहाँ पर भी समास हो सकता है, ये द्वंद्व समास। दोनों भी शब्द समान एक विभक्ति में होने चाहिए और एक ही वाक्य में होने चाहिए। और बहुत बार हमें वहां पर च च भी देखने को मिलता है। अब हालांकि रोटिकाम फलम मरीचिकाम, यहाँ में आप लोगों को सिर्फ एक च दिख रहा है, लेकिन इन तीनों जगह, तीनों के बाद च च है, लेकिन ये बाकी वाला जो च है ना, बीच वाला, ये हिडन है, यानी इनको नहीं भी लिया तो भी चलता है, ये लुप्त है। लेकिन वहां पर भी च का अस्तित्व होता है। खैर, तो हमें क्या है, हर जगह पर च च देखने को मिलता है ज्यादातर। अब प्रत्येक बार च ही हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, दूसरे भी अव्यय हो सकते हैं, लेकिन च जनरली होता है।
लेकिन एक लक्षण इसके अंदर बिल्कुल कॉमन है, वो होना ही चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ तो समास नहीं होगा। कौन सा? कि एक वाक्य में दो शब्द या फिर दो से ज्यादा शब्द एक ही विभक्ति में होने चाहिए, उनकी अलग अलग विभक्ति नहीं होनी चाहिए। बच्चों, आप लोगों को बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता था? यस दादा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर कर्णः च अर्जुनः च युद्धम कुरुतः, इसका आगे चलकर कैसा समास बनने वाला है? कर्णार्जुनौ युद्धम कुरुतः, ऐसा कुछ जाकर आगे वाक्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी वाक्य किस तरह से बनेगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये सारा हम कुछ अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ये समास कार्य होता है, और किस तरह से ये वाला रोटिकाम फलम मरीचिकाम च, ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, रोटिकाम फलम मरीचिकाम च, ये बदल कर रोटिका फल मरीचिका कैसे बना? कर्णः च अर्जुनः च, ये दोनों आपस में मिलकर कर्णार्जुनौ कैसे बना? ये सारा का सारे नियम अब हम देखेंगे। ठीक, चलो अब हम देखते हैं कि वास्तव में ये जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास की प्रक्रिया, द्वंद्व समास कैसे किया जाता है, द्वंद्व समास कार्य कैसे करें। तो चलो अब इसके अंदर हम वही उदाहरण लेते हैं, कर्णः च अर्जुनः च युद्धम कुरुतः, ये वाला ही एग्जाम्पल हम लेते हैं अभ्यास के लिए। देखिए, कर्णः च अर्जुनः च युद्धम कुरुतः, ये वाला हमारा वाक्य है, और इस वाक्य की मदद से हम अब हमारा जो समास कार्य है वो सीखने जा रहे हैं। कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को कुछ स्टेप बता रहा हूं, उन स्टेप को आप लोगों को फॉलो करना है। समास कार्य, इतरेतर द्वंद्व समास कार्य। ठीक, सबको मिला देता हूं। इतरेतर द्वंद्व समास कार्यम क्या होता है? सबसे पहले कि च को हटाना, ये पहला कार्य काम बना आप लोगों का। दूसरा कार्य यह है कि जब आप च को हटाते हैं तो विभक्ति, यानी दोनों जो शब्द है विभक्ति को बाहर निकालना। ठीक, उसके बाद होता है पदों की संधि करना, प्रातिपदिक शब्दों का संधि करना। उसके बाद क्या क्या करना है? अंतिम शब्द के अनुसार लिंग और कुल शब्दों के अनुसार समास का वचन तय करना। ठीक, तो ऐसे ये 5 स्तर से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा, 5 कदम आप लोगों को चलने पड़ेंगे। हम पंचपदी बोल सकते हैं इसको, इतरेतर द्वंद्व समास की पंचपदी। तो चलो देखते हैं इस पंचपदी के अनुसार हमारा यहाँ पर समास कार्य कैसे बनता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कर्णः च अर्जुनः च, यहाँ पर सबसे पहले क्या है देखो, कर्णः च अर्जुनः च, ऐसा हमें समास कार्य करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम च को हटाएंगे। तो अब हमारे पास क्या है, कर्ण, कर्णः, अर्जुनः, च को हटाया, पहला काम किया। दूसरा काम क्या है, दूसरा पद क्या है? विभक्ति को साइड हाँ, विभक्ति को बाहर निकालना। बाहर तो अब हमारे निकालना। पास क्या है, अब देखो कर्ण, हाँ, ये शब्द किस विभक्ति में है? प्रथमा। प्रथमा। अर्जुन, ये भी प्रथमा में है, तो दोनों में से हम प्रथमा विभक्ति को बाहर निकाल कर रखेंगे, कर्ण अर्जुन। अब यहां पर लिखेंगे हम प्रथमा। ठीक, अब तीसरा चरण क्या है, तीसरा कदम क्या है?
संधि कार्य करना, दोनों को ज्वाइन करना। संधि कार्य, यहाँ पर संधि कार्य होगा। ठीक, तो कर्ण जमा अर्जुन संधि कार्य होगा, आपस में मिलेंगे। कौन सा संधि हो सकता है यहाँ पर बताओ? सवर्ण दीर्घ संधि। सही है, सवर्ण दीर्घ संधि के नियम से कर्ण अर्जुन का कर्णार्जुन ऐसा शब्द बनता है। ठीक, तो कर्णार्जुन ये शब्द बना। चौथा कदम क्या है? दादा वो अर्जुन कौन से इसका है? अब देखो प्रथमा यहाँ पर क्या हो द्वितीया। रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। चौथा कदम हमारा ये होने वाला है कि हम जहां पर समास कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर अंतिम शब्द देखिए कौन सा। अब ये जो हम प्रथमा विभक्ति को साइड में रखे हैं, ये जो प्रथमा विभक्ति है, इस प्रथमा विभक्ति को हमें वापस से लगाना भी है। बाहर निकाला तो निकाला, लेकिन वापस से इसको अप्लाई भी करना है। लेकिन देखो हमने निकाला था उसको कर्ण और अर्जुन, यहां से हमने निकाला था, लेकिन जब हम उसको वापस से लगाएंगे तो अब वापस लगाना किसे है? अब कर्णार्जुन इस शब्द को लगाना है। निकाला कहां से था? कर्ण और अर्जुन, इन दोनों में से इसको कॉमन से निकाला था। निकाला यहां से था, लेकिन लगाना अब कर्णार्जुन इस एक शब्द को लगाना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा काम चलेगा, इसके हिसाब से हमारा काम चलेगा। कैसे चलेगा मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए अब यहां पर जो हम लिंग लगाते हैं, प्रथमा विभक्ति तो लगानी है, लेकिन इसका लिंग भी होना चाहिए, वचन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतिम शब्द जो होगा, जैसे कि यहाँ पर अंतिम शब्द है अर्जुन, तो अर्जुन का जो भी लिंग होगा उसके हिसाब से यहाँ पर लिंग बनेगा। अर्जुन शब्द का लिंग कौन सा है बच्चों? किस लिंग का था अर्जुन? प्रथमा एक अर्जुन प्रथमा वचन। लिंग का था क्या? पुल्लिंग। 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 पुल्लिंग का था। तो यहाँ पर अब हमें इस प्रथमा विभक्ति के बारे में सोचना है, और यहाँ पर था पुल्लिंग। बस इतना लिख देता हूं मैं। ठीक, ये पुल्लिंग का था। अब इसके बाद हमें वचन भी तो लगाना है। अब यहाँ पर वचन हम किस हिसाब से लगाएंगे? जितने शब्द है उतना हाँ, वचन। जितने शब्दों से यहाँ पर समास हो रहा है। कितने पद है समास के अंदर? पहला है कर्ण, दूसरा है अर्जुन। गिन कर देखते हैं, गिनना है हमें। ये पहला है कर्ण, दूसरा है अर्जुन, तो दो है, तो इसलिए यहाँ पर हुआ द्विवचन। ठीक, यस। द्विवचन। तो इस तरह से अब हमारा काम हो गया है। अब ये प्रथमा पुल्लिंग द्विवचन जाकर लगेगा किसको? तो ये अर्जुन जो आखिरी वाला शब्द है इसको जाकर लगेगा। अब अर्जुन का प्रथमा पुल्लिंग बहुवचन क्या है? अर्जुन। अर्जुन। अब देखना अर्जुन शब्द का विभक्ति बना लेना, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, ये हुई इसकी प्रथमा। अब इसमें से द्विवचन है अर्जुन, तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा कर्णार्जुन। ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया। अब इसको हम वापस से रिप्लेस करेंगे, कर्ण च अर्जुन, ये जो हमारा वाक्य है इसके अंदर। कर्ण च अर्जुन च युद्धम कुरुतः, यहां से हमने इसको बाहर खींचा था, अब इसको रिप्लेस कर देंगे। तो कर्ण च अर्जुन च, इनका क्या क्या बना वापिस? कर्णार्जुन। कर्णार्जुन युद्धम कुरुतः। बच्चों क्या आप लोगों को ये सारा समझ गया, जो कुछ भी मैंने आप लोगों को समझाना चाहा वो? यस दादा। यस दादा। देखो एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ, क्या हुआ, कैसे होगा, हुआ किस तरीके से हुआ, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है हमारे पास? कर्णः च अर्जुनः च युद्धम कुरुतः। अब इसके अंदर समास कार्य कहाँ होने जा रहा है? तो कर्णः च अर्जुनः च, इन दोनों शब्द में। क्यों? क्योंकि कर्ण और अर्जुन दोनों भी एक विभक्ति में, समान विभक्ति में है। जो जो शब्द समान विभक्ति में होते हैं उन्हीं के अंदर द्वंद्व समास होता है। अब मुझे बताओ बच्चों कि हम अर्जुन और युद्धम, इन दोनों शब्द में ये द्वंद्व समास क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अर्जुन ये जो शब्द है प्रथमा विभक्ति में है, और युद्धम ये शब्द द्वितीय विभक्ति में है, तो दोनों की विभक्ति अलग हो गई, तो इसलिए हम इन दोनों में समास नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो कर्णः च अर्जुनः च, यहां पर ही ये समास कार्य हो सकता है। ठीक, तो देखो इसको हमने बाहर निकाला, कर्णः च अर्जुनः च,
सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो च है, इन च को हटाते हैं। तो इस नियम से हमने यहाँ पर च को हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ कर्ण अर्जुन। अब दूसरा हमारा पड़ाव क्या है, दूसरा पड़ाव यह है कि कर्ण और अर्जुन इन दोनों शब्दों में जो विभक्ति है, कौन सी विभक्ति लगी है वहां पर, प्रथमा। उस प्रथमा विभक्ति को हम वापस से बाहर निकालना है, हटाना नहीं है, उसको नष्ट नहीं करना है, बाहर निकाल कर बाजू में रख देना है। तो कर्ण से प्रथमा विभक्ति निकल गई तो कर्ण बना। अर्जुन ये हमारा पहला शब्द था, इससे हमने प्रथमा विभक्ति को हटा दिया, तो बस अर्जुन इतना रह गया। तब कर्ण और अर्जुन, अब ये दोनों शब्द विभक्ति लेस हो गए, यानी कि इन दोनों की विभक्ति चली गई और विभक्ति हमने बाजू में रख दी, और वो थी प्रथमा। अब बाजू में हमने क्यों रख दी, क्योंकि हमें फिर से इसको लगाना है, जैसे निकाल कर रखा फिर से लगाना है, लेकिन पहले हमने दोनों से अलग अलग से निकाली थी, और दोनों जब आपस में मिलेंगे तो दोनों को कॉमन कॉमन से लगानी है। ठीक, तो अब कर्णार्जुन, कर्ण जमा अर्जुन, हमने विभक्ति बाहर निकाल दी। इसके बाद क्या करना होता है कि कर्ण और अर्जुन ये जो दोनों शब्द है, इसका हमें संधि भी करना होता है। तो कर्ण जमा अर्जुन, इन दोनों का संधि बनता है कर्णार्जुन। बच्चों समझ गया। अब देखो यहां पर कर्ण जमा अर्जुन, सवर्ण दीर्घ संधि का नियम आप लोगों को याद है, आपने लगा दिया, संधि हो गया। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी संधि का नियम हमें वहां पर दिखता नहीं है, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि दोनों को चिपकाना नहीं है, दोनों को आपस में जाकर मिलाना ही है। संधि का अगर आपको मौका मिला, कोई सूत्र यहाँ पर फिट बैठता तो संधि कार्य करो, नहीं होता है तो मत करो, लेकिन दोनों को मिलाना जरूर है। तो कर्णार्जुन बना और प्रथमा विभक्ति एज इट इज जैसी थी वैसी रह गई। अब क्या करना है, हमें इसको लिंग और वचन तय करना है। यहां तक आने के बाद दोनों का संधि कर दिया, अब लिंग वचन तय करना है। अब सबसे पहले हम लिंग देखेंगे, हमारा समास कहां पर हो रहा था वो देखिए, कर्णः च अर्जुन च, यहाँ पर हमारा समास हो रहा था। अब इसके अंदर हमारा आखिरी शब्द जो कोई भी रहेगा, आखिरी पद जो कोई भी रहेगा, उसके अनुसार हमारा हमारे पूरे समास का लिंग बनेगा। यहाँ पर अंतिम शब्द है अर्जुन। अब अर्जुन ये जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति के साथ पुल्लिंग लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो अंतिम शब्द है अर्जुन, ये पुल्लिंग का है, इसलिए हमने यहाँ पर पुल्लिंग लिखा। तो कर्णार्जुन संधि किया, ये प्रथमा विभक्ति है, और इस प्रथमा विभक्ति को हमने पुल्लिंग लगा दिया। अब दूसरा पड़ाव यह है कि इसको हमें सही वचन भी लगाना है। तो वचन कैसे लगाते हैं, वचन कैसे लगाएंगे, तो यहाँ फिर से वहां पर जाइए और कितने पदों में समास कार्य हो रहा है वो देखिए। जितने भी पदों में समास कार्य हो रहा होगा उनको गिनिए, उनके अनुसार से हमारा वचन लगेगा। अब चूंकि यहाँ पर दो शब्द है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है एक कर्ण, दूसरा है अर्जुन, तो दो है, इसलिए द्विवचन लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर द्विवचन रखा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कर्ण अर्जुन का कर्णार्जुन संधि, प्रथमा विभक्ति, पुल्लिंग और बाद में द्विवचन, ऐसा हमने तय कर दिया। अब हमारा पूरा का पूरा मसाला खिचड़ी तैयार है, अब बस इसको ज्वाइन करना है, लगाना है। तो कुल मिलाकर प्रथमा पुल्लिंग द्विवचन ये किसको जाकर लगने वाला है, इसके अंदर जो अर्जुन शब्द है इस वाले अर्जुन को लगेगा। तो अब अर्जुन शब्द का प्रथमा विभक्ति के में द्विवचन क्या होगा, अर्जुन अर्जुन अर्जुनौ अर्जुनाः, ये उसकी प्रथमा विभक्ति है। तो अब यहाँ पर इसका रूप बनेगा अर्जुनौ। तो अंततः हमने हमारा उत्तर मिल गया कर्णार्जुनौ, कर्णार्जुनौ। अब ये कर्णार्जुनौ जो है इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो हमने नीचे रखा है यहाँ पर नया वाक्य में, कर्णार्जुनौ युद्धम कुरुतः, कर्णः च अर्जुनः च युद्धम कुरुतः, इसका बन गया कर्णार्जुनौ युद्धम कुरुतः। देखो बच्चों, समास कार्य करने के बाद वाक्यों का मतलब बिल्कुल भी नहीं बदलता है। हाँ, हालांकि दिखने को स्वरूप अलग दिखेगा, समास स्वरूप करने के बाद शब्द कुछ अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन मतलब कभी भी नहीं बदलेगा। ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है। तो कर्णः च अर्जुनः च, अर्जुनः च युद्धम कुरुतः, कर्णार्जुनौ युद्धम कुरुतः, कर्ण और अर्जुन युद्ध करते हैं। तो बच्चों, क्या आप लोगों को ये सारी की सारी प्रक्रिया समझ में आ गई? क्या कोई आप लोगों को शंका है? आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब एक और उदाहरण देखते हैं इसी तरह से।
दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। वृक्षः मानवाय पुष्पं फलं पत्रं च छायां च ददाति। ये है। अब यहाँ पर देखिए वृक्षः ददाति। अब यहाँ पर देखिए हमारे इस वाक्य का कर्ता कौन है? वृक्षः है, वृक्ष है। तो वृक्षः ददाति, वृक्षः ददाति। वृक्षः किम किम ददाति? इसका उत्तर है वृक्षः मानवाय किम किम ददाति। वृक्ष मनुष्य को क्या क्या देता है? तो उत्तर है पुष्पम फलम पत्रम छायाम च ददाति। अब बहुत कुछ देता है लेकिन हमने यहाँ पर बस 2-3 वस्तु को ही लिया है। अब हालांकि छाया को हम बाद में लेंगे, इतना ही देख लेते हैं। वृक्षः मानवाय पुष्पम फलम पत्रम च ददाति। अब यहाँ पर समास कार्य कैसे होता है देखिए। कहाँ करना है समास कार्य हमें? पुष्पम फलम पत्रम च। अब हालांकि बहुत बार यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है वाक्य पुष्पम च फलम च पत्रम च, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होना कोई जरूरी नहीं कि हर बार च रहेगा ही, लेकिन उसकी उपस्थिति प्रायः होती है। तो हम ये है तो पत्रम पुष्पम फलम पत्रम च। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है? यहाँ पर च को हटाना है। तो हमारे पास अब क्या है? पुष्पम फलम पत्रम, इतना ही है। दूसरा क्या है हमारा चरण? बताओ बच्चों। विभक्ति को हाँ, बाहर निकालना है। विभक्ति को बाहर निकालना। अब पुष्पम फलम पत्रम, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? बोलो जल्दी बोलो। द्विवचन। द्विवचन? अरे 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 द्वितीय नहीं। विभक्ति। हाँ, द्वितीय विभक्ति है। देखो यहाँ पर कर्ता वृक्षः ये प्रथमा विभक्ति में है, मानवाय शब्द चतुर्थी विभक्ति में है, और पुत्रम पुत्रम नहीं, पुष्पम फलम पत्रम ये सारे शब्द द्वितीय विभक्ति में है। तो यहाँ से हम द्वितीय विभक्ति को बाहर निकाल लेंगे। अब देखो पुष्पम में से द्वितीय विभक्ति हट गई तो अब सिर्फ ये पुष्प बचा। फलम में से द्वितीय विभक्ति चली गई तो फल बचा। पत्रम में से द्वितीय विभक्ति चली गई, अब केवल पत्र बचा। अब यहां पर क्या है? द्वितीय विभक्ति को हमने बाहर निकाला, द्वितीया। ठीक, अब आगे क्या करना है? पुष्प फल पत्र, इनमें से द्वितीय विभक्ति को बाहर निकाला तो पुष्प फल और पत्र इन तीनों के साथ क्या होगा? संधि। संधि होगा, करेक्ट, संधि होगा। तो इनका संधि कर लेते हैं। संधि में क्या? इन दोनों को मिलाना सभी को। तो पुष्प फल पत्र ये हमारा संधि हो गया। और द्वितीय विभक्ति जैसी थी वैसी है। आगे क्या करेंगे? क्या होगा आगे बताओ? ये जो हमारी द्वितीय विभक्ति है इसके लिए लिंग का चुनाव करेंगे। विभक्ति फिर से लगा लिंग हाँ, देखना पड़ेगा। लिंग देखेंगे कौन सा लिंग लगेगा यहाँ पर, कैसे लगेगा? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग ही क्यों लगेगा? दाक इसके लिए वो ये है ना नपुंसकलिंग। देखो हमारा समास कहाँ पर हो रहा है? पत्रम पुष्पम फलम पत्रम च यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें सबसे आखिरी वाला जो शब्द होता है उसके अनुसार हमारा लिंग होता है। यहाँ पर आखिरी शब्द है पत्रम। किस लिंग का है पत्र? पत्र यानी पत्ता, नपुंसक लिंग का है, तो इसलिए यहाँ पर भी नपुंसक लिंग ही होगा। अंदर बहुवचन रहेगा। ये रहा यहाँ पर नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग हमने फाइनल कर दिया, वचन कौन सा रहेगा? बहुवचन। बहुवचन। हाँ, अब ये बहुवचन ही क्यों रहेगा? क्योंकि हमारा जो समास इसके कार्य लिए हो रहा 3 है शब्द है। पुष्पम फलम पत्रम च। यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा तो बच्चों यहाँ पर 3 शब्द है। ये पहला पुष्पम फलम
पत्रम, 3 हो गए। तो 3 होने की वजह से यहाँ पर बहुवचन होगा। अगर 2 संख्या रही तो ही द्विवचन होगा। 2 से अगर ज्यादा शब्द रहे तो हमेशा बहुवचन होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुवचन लिखेंगे। चलो आ जाओ बहुवचन जी, बहू आ जाओ, ये आ गई बहू। ठीक है, बहुवचन। तो अब हमारा पूरा का पूरा मसाला तैयार है। अब चलो चला दो क्या होता है क्या। अब द्वितीय विभक्ति का नपुंसकलिंग में बहुवचन हमें लगाना है पत्र इस शब्द को, आखिरी वाले शब्द को। क्या होता है पत्र शब्द का द्वितीय बहुवचन? देखो प्रथमा, पत्राणि। पहले पत्र शब्द की प्रथमा विभक्ति बोलो क्या है, तो नपुंसकलिंग पत्रम का शब्द पत्रे है। पत्राणि। हाँ, पत्रम पत्रे पत्राणि। और द्वितीय विभक्ति भी सेम बनती है क्योंकि नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग के अंदर प्रथमा और द्वितीय समान रहती है। तो पत्रम पत्रे पत्राणि प्रथमा, पत्रम पत्रे पत्राणि द्वितीय। तो यहाँ पर हमें द्वितीय बहुवचन लेना है। तो पत्रम पत्रे पत्राणि द्वितीय बहुवचन है, तो पत्राणि को हम यहाँ पर रख देते हैं और अंत में हमारा उत्तर बनता है पुष्प फल पत्राणि। ठीक, समझ गया? यस पुष्प दादा। फल यस दादा। पत्राणि। अब देखिए हमारा यहाँ पर समास कार्य हुआ था पुष्पम फलम पत्रम च ददाति। तो इसको हम वापस इसी वाक्य को लिखेंगे, लेकिन समस्त पदों के साथ। वृक्षः मानवाय पुष्पम फलम पत्रम च ददाति। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, पुष्पम फलम पत्रम च की जगह पर पुष्प पत्र फलानि, माफ कीजिए, पुष्प फल पत्राणि। बच्चों समझ गया ये वाला भी उदाहरण? यस दादा। यस दादा। चलो स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। वृक्षः मानवाय पुष्पम फलम पत्रम च ददाति। वृक्षः मानवाय पुष्पफलपत्राणि ददाति। चलिए अगला एक और उदाहरण ले लेते हैं। मैं इस पहले इस पीपीटी को सेव कर लेता हूं ताकि बीच में अगर बिजली चली जाए तो हमारा नुकसान ना हो। अब क्या करते हैं हम, सेम ये वाली जो स्लाइड है इसी को वापस ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर बदलाव करके। अब देखो वही उदाहरण है लेकिन थोड़े से बदलाव के साथ। अब ये बदलाव क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ, दिखाता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अब पत्रम फलम, पुष्पम पत्रम फलम, इसके अंदर छाया एक शब्द में ऐड करता हूं, छायाम च ददाति। अब क्या हुआ, वृक्षः मानवाय पुष्पम फलम पत्रम छायाम च ददाति। अब कितने शब्द हुए, 4 शब्द हुए। मैं यहाँ पर छाया को भी ऐड कर लेता हूँ, पुष्पम फलम पत्रम छायाम च। ठीक, अब यहाँ पर नीचे भी छाया आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, च को हटाया, तो अब हमारे पास पद कितने छाया भी हैं? वही विभक्ति का है क्या? हाँ, सेम विभक्ति का। छायाम, छाया, देखो छाया शब्द का अर्थ क्या है, शैडो। अंग्रेजी में शैडो बोलते हैं, शैडो। शैडो। अब देखो समझने की कोशिश करो ना, मैं क्या बोलना चाहता हूं। वृक्षः मानवाय पुष्पम ददाति, ये कैसे हो रहा है समझने की कोशिश करो। वृक्षः मानवाय पुष्पम ददाति, वृक्षः मानवाय फलम ददाति, वृक्षः मानवाय पत्रम ददाति, वृक्षः मानवाय छायाम ददाति। अब ये जो 4 वाक्य है अलग अलग अलग, इन चारों वाक्यों में द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से शब्द हैं, पुष्पम फलम पत्रम छाया, इन सभी को हमने एक वाक्य में लिया। कैसे लिया, वृक्षः मानवाय पुष्पम च फलम च पत्रम च छायाम च ददाति, ऐसा वाक्य बनता है। अब हर जगह पर ये वाले च का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, अब चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो। तो हम ऐसा लिखेंगे, वृक्षः मानवाय पुष्पम फलम पत्रम छायाम च ददाति, ऐसा वाक्य बन गया कि पेड़ मनुष्य को फूल फल पत्ते और छांव देता है।
अब यहाँ पर ये जो वाक्य है पुष्पम फलम पत्रम छायाम च, इसका हम समास कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पर समास कार्य कैसे होगा, ये यहाँ पर हो रहा है इस वाली स्लाइड में, पुष्पम फलम पत्रम छायाम। अब ये जो छाया है, छाया से भी द्वितीय विभक्ति को अगर हम हटा दें तो बस इतना आता है छाया, और पुष्प फल पत्र छाया द्वितीय विभक्ति यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब देखो बच्चों, यहाँ पर छाया शब्द है तो यहाँ पर अंतिम शब्द छाया बना। अब यहाँ से थोड़ा चेंज है, इससे पहले यहाँ पर पत्र शब्द अंतिम था तो नपुंसक लिंग लगा, लेकिन अब यहाँ पर पुष्प फल पत्र छाया तो आखिरी शब्द बना छाया, तो छाया स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग आएगा। ठीक, कैसे बदलाव हुआ समझ गया सभी को? पहले वाले Yes, उदाहरण sir. में, इस वाले उदाहरण में देखो यहाँ पर क्या है, अंतिम शब्द पत्र है तो हमने यहाँ पर नपुंसक लिंग लगाया, परंतु इस वाले उदाहरण में अंतिम शब्द क्या बना, अंतिम शब्द छाया है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग लगा। अब वचन बहुवचन ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 पद है इसके अंदर, तो 4 पदों के लिए बहुवचन ही होगा। तो नपुंसक लिंग की जगह पर हमें स्त्रीलिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब अंतिम शब्द छाया स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ पर पुष्प फल पत्र छाया को द्वितीय बहुवचन लेंगे का। अब छाया शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होता है, छाया शब्द के रूप गिनाओ, छाया छाये छायाः, छायाम छाये छायाः। ठीक, तो छायाम छाये छायाः द्वितीय के रूप है, द्वितीय बहुवचन का रूप बनता है छायाः। तो पुष्प पत्र फल, नहीं, पुष्प फल पत्र छायाः ये बना। तो अंत में हमारा उत्तर बनता है पुष्प फल पत्र छायाः ददाति। बच्चों बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये उदाहरण कैसे बना? Yes, दादा. दादा। करेक्ट। तो अब यहां पर भी हम ठीक वैसा ही काम करेंगे। तो वृक्षः मानवाय पुष्प फल पत्र छायाः ददाति। तो इस तरह से हमारा इतरेतर द्वंद्व समास कार्य बनता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, जो कुछ भी Yes, मैं आप लोगों को दादा. सिखाना चाहता था, आप लोगों को एक बेसिक आइडिया आ चुकी होंगी। और अगर आप लोग इस समाज के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हो तो आप लोग कक्षा कौमुदी पर जा सकते हैं, ये वाली लिंक के साथ https://कक्षाकौमुदी.in/ और बाद में लिखो समास, फिर से आप लोगों को स्लैश लिखनी है और उसके बाद लिखना है समास द्वंद्व। ठीक, और द्वंद्व के बाद फिर से एक स्लैश देनी है और उसके बाद लिखना है इतरेतर, इतरेतर डैश, एक डैश लिखनी है, इतरेतर डैश, और बाद में लिखना है द्वंद्व। अब इतना अगर आप लोग लिख लोगे अपने ब्राउजर पर और एंटर डालोगे तो आप लोग सीधे सीधे कक्षा कौमुदी के लेख पर जाओगे जहां पर इतरेतर द्वंद्व समास आप लोगों को सिखाया है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक ब्राउजर पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो ये है लिंक, इस लिंक को आप लोग यहाँ से ऐसे कॉपी करो या फिर दादा, सीधे टाइप किया तो भी दादा चलेगा। चैट बॉक्स में भेज दो। देखो चैट बॉक्स में मैं भेजूंगा, आप लोग डायरेक्ट अब भेजने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ये है आप लोगों का ब्राउजर, ब्राउजर में जाओ, यहाँ पर आप लोग टाइप करो वैसे पे HTTPS टाइप करने की जरूरत नहीं है, सीधे कक्षा कौमुदी भी टाइप किया तो चलेगा ब्राउजर के अंदर, कक्षाकौमुदी.in, उसके बाद स्लैश, स्लैश के बाद क्या करना है समास, ये रहा समास, समास के बाद स्लैश, उसके बाद आएगा द्वंद्व। ठीक, ये रहा द्वंद्व, द्वंद्व के बाद फिर से स्लैश और इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर, अरे इतरेतर नहीं हुआ, इतरेतर, इतरेतर के बाद डैश और फिर से द्वंद्व के बाद डैश और समास।
इतना भी अगर आप लोगों ने कर लिया, देखो मैंने क्या टाइप किया है यहाँ पर, कक्षा कुमुदे .in स्लैश समास स्लैश द्वंद्व स्लैश और इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक, इतना भी अगर आप लोगों ने टाइप कर लिया तो आप लोग इस लेख पर पहुंच जाओगे जहां पर आप लोगों को ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, विस्तार से इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ये देखो ये आ गया इतरेतर द्वंद्व समास वाला लेख, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक आध वीडियो भी मैं बनाकर यहाँ पर एम्बेड कर दूंगा। अब ये जो है यहाँ पर इसका मतलब क्या है, कक्षा कुमुदे .in ये वेबसाइट का डोमेन है, उसके अंदर समास कैटेगरी है, समास कैटेगरी के अंदर द्वंद्व समास ये सब कैटेगरी है और उसके अंदर लेख है इतरेतर द्वंद्व समास। तो आप लोग इसको ढूंढिए, चाहे जितने बार पढ़िए, अगर आप लोगों को बाद में जब कभी पढ़ना हो तो। अब मुझे बताओ, मुझे जो कुछ भी सिखाना था द्वंद्व समास के बारे में मैंने सिखा दिया है, आपको और कोई शंका समस्या प्रश्न है क्या? आप लोग अपने डाउट मुझे पूछ सकते हैं। नो दादा। क्या मैं इतना अच्छा सिखाता हूँ कि कोई डाउट नहीं है? यस दादा। यस सर। है। सोच लो, पढ़ते जाओ, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो और ऐसे ही द्वंद्व समासों को ढूंढते जाओ। आप लोगों को बहुत सारे श्लोकों में मिलेंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को ओरल एग्जांपल देता हूँ। रामः च रावणः च रावणः च युद्धम कुरुतः, इसका क्या बनेगा बोलो जल्दी से, फटाफट बोलो। रामः च रावणः च, रामः रावणौ। राम रावणौ, करेक्ट। अगला देखो, रामः च लक्ष्मणश्च सीता च, अब बोलो क्या बनेगा? राम लक्ष्मण सीता। करेक्ट, राम लक्ष्मण सीता। अगला देखो, रामः च सीता च, राम सीत नहीं, ठीक से जवाब राम सोचकर जवाब दो। सीता। रामः च सीता च, राम सीते। राम सीते। हाँ राम सीते, राम सीते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंतिम शब्द सीता है, तो सीता का स्त्रीलिंग द्विवचन लगेगा। देखो, अंतिम शब्द सीता है तो स्त्रीलिंग, और इसके अंदर दो पद है तो द्विवचन, तो राम सीते, सीता सीते सीता, इस नियम से सीते। अगर मैंने कहा सीता च राम च, अब क्या बनेगा? सीतारामौ। सीतारामो, बिल्कुल सही, सीतारामो। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप लोग समझते जाइए और हर आप लोगों को बहुत जगह पर यह द्वंद्व समास मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको अगर और कोई शंका समस्या प्रश्न हो तो आप लोग मुझे जरूर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज हम यहाँ रुकेंगे, अगले पीरियड में हम और कुछ नया विषय सीखेंगे, ठीक है।